आज का हमारा लेक्चर फिजिक्स के डेरिवेशन सीरीज का तीसरा लेक्चर है। आखिरी यानी दूसरे लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को डिराइव किया था फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, दो पॉइंट पे हमने डिराइव किया था, ऑन अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एंड सेकंड डेरिवेशन जो था ऑन अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इस डेरिवेशन को काफी डिटेल में डिराइव किया गया है। ठीक है, तुम जाकर के लेक्चर को देख सकते हो, सेकंड पार्ट को। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर थर्ड है, जिसमें हम डिराइव करने वाले हैं टॉर्क के एक्सप्रेशन को ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को तुम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हो तो तुम क्या देखोगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो रोटेट करने लगता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है यानी उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसे हम टॉर्क बोलते हैं, तो उस टॉर्क के एक्सप्रेशन को इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे। ठीक है बच्चों, इस डेरिवेशन को डिराइव करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक पॉइंट बताना चाहूंगा, क्योंकि उसके बिना हम इसको कंसेप्चुअली समझना उतना आसान नहीं रहेगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम पहले डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को प्लेस करते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करते हैं, नेगेटिव चार्ज को प्लेस करते हैं, तो क्या होता है, उनके ऊपर क्या होगा। दूसरा, फिर हम ये देखेंगे कि अगर टॉर्क को हम इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो होगा क्या, वो क्यों घूमेगा। पहले इन बेसिक कंसेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे और फिर आखिर में हम डिराइव करेंगे टॉर्क के एक्सप्रेशन को। अब जिन्हें बहुत ज्यादा हड़बड़ी है कि नहीं मुझे सिर्फ टॉर्क के एक्सप्रेशन को ही डिराइव करना, मुझे बेसिक पता है, तो वो स्टार्टिंग के पार्ट को स्किप कर दो। मैंने टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से तुम सीधे एक्सप्रेशन के डेरिवेशन पर पहुंच सकते हो। तुम डायरेक्ट वहां से डेरिवेशन को समझना। ठीक है, ऐसे मैं रिकमेंड करूंगा कि हर कोई स्टार्टिंग से देखे ताकि उन्हें कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो, डेरिवेशन को रटने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट को डिस्कस करने, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए तुम एक रीजन को समझो। ऐसे कंसिडर करो कि हमारे पास एक रीजन है, एक स्पेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। मतलब इस पूरे रीजन में हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर तुम इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हो, तो तुम हर पॉइंट पर पाओगे कि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है। लेट्स से ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है। ठीक है, अब तुम ए पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं ई ए लिखता हूँ और बी पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई बी लिखता हूँ, अगर ये स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी। ठीक है, ऐसा होगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगा एट पॉइंट बी के जैसा। यानी हर एक पॉइंट पर, सिर्फ इन दो पॉइंट पर नहीं, हर एक पॉइंट पर तुम पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो हर पॉइंट पर क्या है, सेम है। अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन तुम्हें कहीं मिल जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। समझ आ रहा है बच्चों। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे पैरेलल लाइंस, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ आ रहा है, ऐसे पैरेलल, पैरेलल और बीच में गैपिंग सेम होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये रीजन जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फील्ड रीजन है। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया जा रहा है। क्लास 10th में तुमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, तो तुमने देखा था वहां स्ट्रेट लाइन से हम दिखाते थे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा रहा होता था। समझ आ गया, बढ़िया। अब हम दूसरा चीज हम यहाँ क्या जानेंगे, पहला पॉइंट हमने जान लिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम हो, मतलब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हमने एक चार्ज प्लेस कर दिया तो क्या होगा। देखो समझो, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर एक प्लेट है, ठीक है, इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है। ठीक है, लेट से कि इससे जो फील्ड निकल रहा है वो यूनिफॉर्म है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, अगर तुम इस जगह पर एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दोगे तो क्या होगा, तुम जरा सोचो। ठीक है, होगा क्या, क्लियर है। अब जैसा कि हमें पता है कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं फील्ड जो है वो मेरा डाउन होते जाता है, मतलब फील्ड इंटेंसिटी कम होते जाता है, यूनिफॉर्म रहता नहीं है। लेकिन बस मैंने मानने के लिए बोला कि ऐसा मान लो अगर ऐसा है।
ठीक है। तुम्हें एक बात पता है कि पॉजिटिव से फील्ड लाइंस आगे की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक है। हमने यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखा, अब एक पॉजिटिव चार्ज ये जो सोर्स है, ये इसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा और इसे आगे की तरफ ढकेलेगा फील्ड के डायरेक्शन में। यानी कि तुम्हें ये बात पता चलता है कि अगर तुम किसी एक चार्ज को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक सोर्स चार्ज से ही तो निकल के आ रहा है। यानी वो एक रीजन है जहां पर किसी दूसरे चार्ज को तुम प्लेस करोगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ में आ रहा है? अगर तुम पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करोगे तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका डायरेक्शन जो है वो फील्ड के डायरेक्शन में होगा। और अगर तुम नेगेटिव चार्ज को प्लेस करते हो तो वो सोर्स की तरफ भागेगा, यानी फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने वाला है। बात समझ में आया? अच्छे से क्लियर है? वेरी गुड। अब जरा ध्यान दो इधर, ठीक है, ध्यान भटकाओ मत। ध्यान इधर दो कि अगर हम एक चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने का मतलब ये होगा कि अगर तुम किसी भी पॉइंट पर तुम उस चार्ज को प्लेस करोगे, हर जगह पर उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा। समझ आ रहा है? फिर से समझो। जैसे ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, ये पूरा रीजन। अगर तुमने किसी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ प्लेस कर रखा है या तुमने यहाँ प्लेस कर रखा है, इन दोनों ही जगह पर इलेक्ट्रिक जो चार्ज है इनके ऊपर जो फोर्स होगा उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों सेम होगा, समझ लेते हैं। क्योंकि अगर मैंने ये चार्ज लिया Q और ये चार्ज है Q और इन दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो फोर्स सेम होगा। कैसे, समझो। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। ये कैसे आया, बहुत आसान है, समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ना वो क्या बताता है, जैसे मान लो कि पॉइंट ए की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई ए। ये हमें बता रहा है कि अगर तुम पॉइंट ए पर 1 कूलम चार्ज को प्लेस करते हो तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है ना, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वही ये बताता है। यानी 1 कूलम चार्ज के ऊपर लगने वाला ये फोर्स बता रहा है, यानी यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स बता रहा है। क्लियर है? तो अगर यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यू चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो हम क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ आया? और अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर कांस्टेंट है और सेम चार्ज को मैं हर जगह पर प्लेस कर रहा हूँ, तो फोर्स भी तो हर जगह सेम लगेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है और हमने चार्ज का क्वांटिटी भी सेम ले रखा है। समझ आ गया? तो अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को किसी भी पॉइंट पर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर हर जगह पर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। और अगर हम लोग चार्ज का नेचर अगर बदल दोगे, जैसे मान लो नेगेटिव ले लिए तो डायरेक्शन तो बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड बदल दिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड बदल, जैसे लेट से यहाँ 2 कूलम चार्ज लिए, यहाँ तुम 5 कूलम ले लिए, तो फोर्स का तो वैल्यू ऑब्वियसली बदलेगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है ना? चलो, तो अब हम देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे कर लेंगे, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना पड़े तो। ठीक है। तो हमारे पास ये रहा कि अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझ आ गया? ठीक है। यहाँ से हमने 2 पॉइंट क्लियर करा। पहला पॉइंट कि मैग्नीट्यूड जो है वो हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होगा। ये बेसिक है जो हमने अभी समझा है जस्ट। ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक पॉजिटिव प्लेट समझ लो कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका चार्ज। क्लियर? फिर हम एक लेंगे निगेटिवली चार्ज प्लेट, इनके बीच का डिस्टेंस हम काफी कम रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा। क्यों पैरेलल हो जाएगा, और पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ भागेगा, ये तो तुम्हें पता है ना। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज सोर्स है तो उससे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलता है ऐसे। ठीक है। और अगर ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ से जो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेगा और इधर नेगेटिव है तो वो सीधा डायरेक्ट भागेगा किधर, नेगेटिव की तरफ। और ये पैरेलल लाइंस हमें बता रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, यूनिफॉर्म होने वाला है हर जगह पर, हर एक पॉइंट पर। मतलब अगर तुम एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ प्लेस करो या यहाँ प्लेस करो, दोनों के ऊपर अगर तुम्हारा चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स भी दोनों जगह पर क्या लगेगा, बिल्कुल सेम लगने वाला है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? बढ़िया। अगर नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर दोगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। क्लियर है ना? बहुत अच्छी बात है।
अब जरा देखते हैं कि अगर मान लेते हैं मेरे पास जो है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आ जाए। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या? जैसे तुम्हें पता हो, ये बात पता होगा, जैसे हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, पॉइंट चार्ज, तो उससे फील्ड ऐसे रेडियली बाहर की तरफ निकलता है। तुम देखोगे यहाँ फील्ड लाइंस एक जैसा नहीं है, फैल रहा है, ये डिस्टेंस फैल रहा है। ये बता रहा है, तुम्हें इंडिकेट कर रहा है कि इस जगह पर फील्ड, जहाँ डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे जैसे तुम दूर बढ़ोगे फील्ड स्ट्रेंथ कम होता चला जाएगा। तो ये फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है ये बात अच्छे से? सभी को समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अब हम समझेंगे, कंसेप्ट बिल्ड करेंगे कि अगर एक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, फिर हम उसका डेरिवेशन डिराइव करेंगे। तो हम यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लें जिसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है, इस हमारे स्क्रीन के प्लेन पर। ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। क्लियर? अब अगर हम यहाँ डाइपोल प्लेस करते हैं, अब डाइपोल के बारे में तुम्हें अच्छे से पता है, लास्ट वीडियो मैंने समझा रखा है। ठीक है, डाइपोल का मतलब क्या होता है? दो चार्ज का सिस्टम, वैसा दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट इनका नेचर अलग अलग है। एक निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो काफी कम होता है। ठीक है, साथ ही हमने एक और क्वांटिटी समझा था, डाइपोल मोमेंट, जो कि Q इंटू टू ए के बराबर होता है और जिसका डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, यानी इस डायरेक्शन में होता है। समझ में आ रहा है? ये पी वेक्टर है अपना। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब तुम समझो जरा, यहाँ पर फोर्स कैसे लगेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है डाइपोल का, पॉजिटिव हिस्सा जो है, इसके ऊपर फोर्स जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, यानी इस डायरेक्शन में। ये F है। ठीक है, अब क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्योंकि फोर्स हमारा क्या होता है? Q इंटू ई होता है ना? ई तो तुम्हारा हर पॉइंट पर फिक्स है, और Q का मैग्नीट्यूड भी यहाँ फिक्स है, दोनों का सेम है, तो फोर्स भी क्या लगेगा? सेम लगेगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। निगेटिव चार्ज पे देखोगे तो वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। बात समझ आया? अच्छे से समझ आया ना? वेरी गुड। ध्यान दो जरा इधर। तो यहाँ अगर हम एफनेट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एफनेट कितना है, तो हम ये पाएंगे कि एफ ऑन पॉजिटिव एंड एफ ऑन नेगेटिव दोनों को अगर तुम ऐड करने जाओगे, तुम्हें ये पता चलेगा कि एफ नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इनका नेट फोर्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा? जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो ये तो रेस्ट पे रहना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं है, वो पॉइंट मास के लिए होता है। पॉइंट मास पे अगर दो अपोजिट फोर्स लगता है तो जीरो हो जाता है। लेकिन हमारे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर है, ठीक है, और उनमें दो अलग अलग पॉइंट पर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट अगर कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ पर एक टॉर्क जनरेट होता है जो इसको रोटेट करा देता है। क्या कराता है? रोटेट करा देता है। समझ में आ रहा है? नेट फोर्स जीरो बट डिफरेंट पॉइंट पे लग रहा है, इसकी वजह से यहाँ एक टॉर्क जनरेट होता है जो इसे रोटेट करा देता है। सेम ऐसा यहाँ डाइपोल के साथ हम देखते हैं। हमारा डाइपोल देखो किस तरीके से घूमेगा। ये डाइपोल हमारा ऐसे रोटेट करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जो यहाँ था तो ये फोर्स जो ऊपर की तरफ लगा, ये इसे ऊपर की तरफ खींचा, और ये निगेटिव वाले को नीचे की तरफ खींचा खींचा जिसकी वजह से ये घूम करके हमारा ऐसे चला गया, रोटेट कर गया। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ इस पोजीशन पे आने के बाद ये आगे क्यों नहीं रोटेट कर पाया? तुम जरा सोचो, इस जगह पर इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो ऐसे आगे की तरफ लगेगा, फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में, और यहाँ नेगेटिव चार्ज पे जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। बात समझ पा रहे हो? है ना? अब ये दोनों सेम लाइन में लग रहा है। अगर ये सेम लाइन में लग रहा है, इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। ठीक है, जैसे एक फोर्स ऊपर की तरफ है, दूसरा फोर्स नीचे की तरफ है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, कुछ है ही नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ देखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारे पास 2a है। तो यहाँ टॉर्क लग रहा है, लेकिन यहाँ कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ टॉर्क लगेगा ही नहीं, यहाँ टॉर्क भी जीरो हो जाएगा हमारा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यानी जब हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के एक बराबर हो जाता है, तो हमारा यहाँ नेट फोर्स भी जीरो होता है, और साथ ही में टॉर्क भी हमारा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, बट ये जो केस था यहाँ पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, तो यहाँ पर हमें टॉर्क मैक्सिमम मिल रहा था, बट एफ नेट क्या मिल रहा था? जीरो मिल रहा था। क्लियर है अच्छे से? बहुत अच्छी बात है।
हमने बेसिक यहाँ पर जो कंसेप्ट था वो सीख लिया, अब हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन को। समझ गए बात को? हमारा अगला पॉइंट जो है वो टॉर्क का डेरिवेशन है। ठीक है, हम यहाँ डिराइव करेंगे अब डेरिवेशन को। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में हमने यहाँ ले रखा है, जो कि नीचे से ऊपर की सेम है पीछे की तरफ। फिर यहाँ हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ डायपोल का पहले हमें चार्ज इंडिकेट कराना है। तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू है, तो हम यहाँ माइनस क्यू लिख दे रहे हैं। इसके पोजीशन को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया नेगेटिव के लिए, और पॉजिटिव के लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसे बी से, और ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब तुम यहाँ क्या देखोगे कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमने ले रखा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा ऊपर की तरफ है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अगर तुम एंगल देखोगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ठीक है, ये थीटा एंगल हम यहाँ देख पा रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से? बढ़िया। अब बी के ऊपर तुम फोर्स देखोगे तो वो किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ। अब ये एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होगा, पीछे हमने डिस्कस कर रखा है। और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये भी एफ फोर्स होगा, बस इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ हम स्टेटमेंट लिखेंगे कंसीडरिंग, अब या कंसीडरिंग तुम लिख लेना, कंसीडरिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल consisting of two point charges minus q and plus q separated by a small distance 2a। इनके बीच का जो सेपरेशन यानी ab जो लेंथ है हमारे पास, ab लेंथ हमारा कितना है, 2a है। ठीक है, तुम यहाँ चाहो तो लिख सकते हो ये 2a लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ जो है हमारा कितना है, 2a है। ठीक है, ऐसे इंडिकेट कर लो। हैविंग अ डायपोल मोमेंट p इज इक्वल टू, अब ये तुम्हें पता है, पीछे वीडियो में ही पढ़ा रखा है मैंने, कि डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो q इंटू सेपरेशन यानी लेंथ ऑफ डायपोल होता है। ठीक है, q इंटू लेंथ ऑफ डायपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग विद एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये डायपोल मोमेंट जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है और वो कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स। तो फर्स्ट ए चार्ज के ऊपर हम मान लेते हैं हमारे जो निगेटिव चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा निगेटिव ऑफ क्यू इंटू ई वेक्टर, ई वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जो कि ऑपोजिट है, विच इज ऑपोजिट टू ई वेक्टर, विच इज ऑपोजिट टू ई वेक्टर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं लिखना चाहूँ, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है नेगेटिव चार्ज के ऊपर, तो इस फोर्स की मैग्नीट्यूड है क्यू इंटू ई। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखेंगे फोर्स ऑन चार्ज ऑन प्लस क्यू एट बी, तो ये होगा प्लस क्यू इंटू ई वेक्टर। ये साइन बता रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में। क्लियर है, और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो इसका मैग्नीट्यूड आता है क्यू इंटू ई, सेम आता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ चाहते हैं नेट फोर्स कैलकुलेट करना, ठीक है, सिंस ई इज यूनिफॉर्म, ई यूनिफॉर्म है, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन डायपोल क्या होगा। अब नेट फोर्स क्या निकल कर आएगा, एफ नेट हमारा आ जाएगा एफ ऑन नेगेटिव, ठीक है, प्लस एफ ऑन पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं यहाँ इनकी वैल्यू को पुट करूं तो ये हो जाता है माइनस क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू ई वेक्टर, जो कि रिजल्ट निकल कर आएगा 0। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि एफ नेट हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। बट एफ नेट 0 होने के बावजूद चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है, चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है, इसकी वजह से फोर्स के बीच में डिस्टेंस हो रहा है ना, फोर्स सेम लाइन में लाई नहीं कर रहा है, इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है, और अगर इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है तो यहाँ पर एक रिजल्टिंग टॉर्क एक्ट करेगा डायपोल के ऊपर। कैसे निकालेंगे, हमें अगर वो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तुम जरा ध्यान से देखो। यहां से तुम क्या करोगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, और एक लाइन इधर से ड्रॉ करोगे। इस तरीके से तुम्हें ये लाइन ड्रॉ करना है कि ये आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। बात समझ गए? अब तुम देखोगे कि ये जो सेपरेशन है दोनों चार्ज के बीच का, ठीक है, तो ये फोर्स नीचे की तरफ, ये फोर्स नीचे की तरफ,
ये दोनों के बीच का ये सेपरेशन है, तुम्हें दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये लाइन इस फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर, ये वाला लाइन आया, ये जो फोर्स फोर्स का ही लाइन मानो मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये भी इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी इसे मैं अगर पॉइंट सी ले लूं, तो ये AC जो होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। इसके मदद से हम टॉर्क कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे? हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। जो दो फोर्स तुम्हारा लग रहा है, जो कि दोनों इक्वल फोर्सेस है, ठीक है, यहाँ पर एक नीचे की तरफ और दूसरा ऊपर की तरफ, इनका मैग्नीट्यूड तुम्हें लेना है और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें ले लेना है, ठीक है। वो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? ये सेपरेशन 2a है, चार्ज के बीच का सेपरेशन a और b, इस पॉइंट को मैंने c ले रखा है। अब तुम जरा देखो, यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। ये लाइन जो कि तुम्हारा डायपोल मोमेंट का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, ठीक है, और ये वाला जो लाइन है ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। मतलब यहाँ देखो, यहाँ से मैंने ऐसा बना रखा है ये थीटा, ये लाइन और ये लाइन के आपस में पैरेलल है, तो यहाँ क्या बनेगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है क्या, यहाँ थीटा बन गया, ठीक है। अब तुम क्या देखोगे कि ये जो ट्रायंगल है अपना ABC, ट्रायंगल ABC, यहाँ पर अगर मैं AC कैलकुलेट करना चाहूँ या साइन थीटा मैं कंसिडर करूँ, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि AC है अपॉन हाइपोटेनस AB। क्लियर है? यहां से मैं AC निकालना चाहूंगा तो आएगा AB इंटू साइन थीटा। समझ गया बात को? तो मैं यहाँ ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स, फोर्स इंटू AC, ठीक है। अब फोर्स का वैल्यू क्या है अपने पास, E Q इंटू E इंटू में AB, AB हमारे पास है लेंथ 2a साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं Q इंटू 2a को एक साथ कर लूं और इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा को अलग, तो अपने पास QA का मतलब क्या है, पीछे हमने निकाल रखा है, ये अपने पास क्या है, डायपोल मोमेंट है, ठीक है। तो ये अपना बन जाता है डायपोल मोमेंट E इंटू साइन थीटा। ये अपना बन गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन, ये निकल करके आ गया। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? वेरी गुड। अब तुम देखो, अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा P क्रॉस E वेक्टर, यानी इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, टॉर्क का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझ आया? वेरी गुड। अब तुम्हें यहाँ क्या करना है, तुम कुछ केसेस समझ लो। अगर मान लो थीटा को मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है, जैसा हमने पहले समझ रखा था, ये वाले केस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, निगेटिव से पॉजिटिव, इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर हमने ये केस समझा है 90 डिग्री का केस, तो इसमें क्या होगा, इसमें तुम देखोगे कि साइन थीटा क्या मिलेगा, साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी टॉर्क तुम देखोगे P इंटू ई होगा। खैर इस केस में अपने पास एफ नेट तो अभी भी जीरो आएगा, क्योंकि इधर फोर्स नीचे इधर फोर्स इधर, तो यहाँ एफ नेट कितना आ रहा है अपने पास, जीरो आ रहा है। बट अपने पास जो टॉर्क का वैल्यू है वो मैक्सिमम है, क्योंकि साइन थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, साइन थीटा का वैल्यू -1 टू +1 लाई करता है, ठीक है। तो +1 मिल रहा है अपने को, यानी कि मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है अपने पास टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि टॉर्क का ये कैसा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। समझ पा रहे हो इस बात को? बढ़िया। अब अगर मैं थीटा को 0 डिग्री ले लूं, ठीक है, तो क्या होगा, साइन थीटा 0 हो जाएगा, यानी वो वाला केस जिसमें वो अलाइन कर गया था दोनों, ठीक है। ये केस हमने जो यहाँ समझ रखा है, ये वाला, ये अलाइनमेंट जो हो गया, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अपने पास एफ नेट तो जीरो था ही, साथ ही में तुम्हारे पास टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये फॉर्मूला से भी तुम देख सकते हो, साइन 0 डिग्री क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, टॉर्क जीरो एंड एफ नेट इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। ये बात समझ में आ गया अच्छे से? तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि जब डाइपोल जो है, डाइपोल डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हमें मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल रहा है। और जब उनके बीच में 0 डिग्री बन रहा है तो यहाँ टॉर्क हमें जीरो देखने को मिल रहा है। दोनों ही केस में अपने पास एफ नेट क्या है, जीरो है। समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट और है समझने के लिए। देखो, ये जो हमारे पास ये जो 0 डिग्री बन रहा है, जहां पर डाइपोल अपना अलाइंड कर गया, जहां से मूव नहीं कर सकता, ठीक है। अब तुम अगर यहाँ तुम गौर करोगे, ठीक है, इस केस में,
तो अगर मैं इसे हल्का सा भी घसका के इधर लाऊंगा तो ये वापस से अपने आप को भाग भाग के इस पॉइंट पर लेके जाएगा। ठीक है, वापस से ये भागेगा और इस पॉइंट पे लेके आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यानी कि ये वाला जो केस है 0 डिग्री वाला केस, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसे हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कौन सा स्टेट है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का स्टेट है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। अगर मान लो कि मैं इसे पलट दूं, उल्टा कर दूं, यानी कि मान लो ऐसा केस हम समझ लेते हैं कि हमारा जो है वो निगेटिव चार्ज इधर है और पॉजिटिव चार्ज इधर है। अभी क्या होगा? इसमें फोर्स किधर लग रहा होगा? इस तरफ। और इसमें फोर्स किधर लग रहा होगा? इस तरफ। ठीक है, डायपोल में। क्लियर? अब अगर मैं इसे हल्का सा भी पुश कर दूं इस डायरेक्शन में और इधर इसे इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? तुम जरा सोचो। अगर हल्का सा भी मैं इसे यहाँ पुश करके लाऊंगा इस डायरेक्शन में, अगर मान लो मैं इधर ले आया इसे, ठीक है, तो क्या होगा? इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। ये इसे तुरंत घुमाएगा और घुमा करके वापस से इस लाइन में अलाइन कर देगा। यानी पॉजिटिव को ले आएगा इधर और नेगेटिव को ले आएगा इधर। यानी वो वापस इसमें नहीं आने वाला, इस पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, वो घूम जाएगा, अपने आप को रोटेट कराएगा। समझ में आ रहा है? रोटेट करा के वापस से इस वाले पोजीशन यानी स्टेबल वाले पोजीशन पे लेके चला जाएगा। तो ये वाला केस जब थीटा का एंगल कितना बन रहा हो, 180 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो है जहां से वो वापस अपने पोजीशन पे ना आना चाहे। ठीक है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम वो है जहां पर वो बार बार खुद को ले जाना चाहे, वो पोजीशन। क्लियर है ना? इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो अपने पास एक कटोरा है, ठीक है, तुम यहाँ पर अगर एक छोटा सा बॉल रख दो, तुम इसे पुश करके इधर लेके जाओगे, यहाँ लेके आओगे, ये वापस भाग के यहीं आ जाएगा। तो ये वाला जो पोजीशन ये स्टेबल है। ठीक है, बट अगर तुम कटोरा को उल्टा कर दो और यहाँ पर तुम एक बॉल रख दो और इसे तुम हल्का सा पुश कर दो, ये नीचे भागेगा, खुद ब खुद वापस अपने आप ऊपर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये अनस्टेबल स्टेट होता है। क्लियर है? यानी 0 डिग्री हमारा स्टेबल है और 180 डिग्री हमारा अनस्टेबल स्टेट है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया पूरा पॉइंट? तो इस वीडियो में हमने डेरिवेशन भी कंप्लीट किया, स्टेबल यानी पोजीशन को डिस्कस किया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और बेसिक कंसेप्ट और डेरिवेशन को पूरी अच्छे तरीके से समझ लिया। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छे से पसंद आया हो तो लेक्चर के आखिर में कमेंट जरूर कर देना कि हाँ तुम्हें लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि तुम्हें और वीडियोस जो है ऐसा छूटे ना, जो हमारा प्लान कर रखा है उसके लिए। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही।